अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। In 1864, two Norwegian chemists, Cato Maximilian Guldberg and Peter Wach, presented law of mass action. Student, 1864 की बात है कि दो नॉर्वे केमिस्ट जो कि कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग और पीटर वाच, कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग को CM गुलबर्ग भी कहते हैं और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था पीटर वाच, प्रेजेंटेड लॉ ऑफ मास एक्शन। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो कि नॉर्वे केमिस्ट थे, इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन पेश दिया 1864 में। तो स्टेटमेंट, this law shows a relationship between the concentration of reactants and products at equilibrium in a chemical reaction. ये जो लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम पर एक रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration or active masses of the reacting substances. Students, ये लॉ स्टेट्स करता है कि जो रेट या स्पीड है एक केमिकल रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगी, उतना उस रिएक्शन का जो रेट है या स्पीड है वो भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुई है एक्टिव मास। अब हम इसे देख लेते हैं कि एक्टिव मास का क्या मतलब है। द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। स्टूडेंट्स, जो एक्टिव मास की टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में, और वी कैन से दैट इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देयरफॉर द टर्म एक्टिव मास इज आल्सो नोन एज रिएक्टिव मास और केमिकल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, जो एक्टिव मास की टर्म है वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल होती है जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। देयरफॉर द टर्म एक्टिव मास इज आल्सो नोन एज रिएक्टिव मास और केमिकल एक्टिविटी। इसलिए हम इसको रिएक्टिव मास भी कह सकते हैं या केमिकल एक्टिविटी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हैं, या जो रिएक्टिव मास यानी कि जो रिएक्टिव होते हैं यानी कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और आसान डेफिनेशन इसकी यह है कि जो टर्म एक्टिव मास है वो सिंपली रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है सिंपली। एक्टिव मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। जो एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस की होगी उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अब बढ़ने लगे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये इंतहाई इजी एक्सप्लेनेशन है, आप इससे बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। आपने वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी लॉ ऑफ मास एक्शन की और कोई भी कंफ्यूजन इंशाअल्लाह आपके जहन में बाकी नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन क्या है। Let us consider a general reaction in which A and B react to form C and D. Students, हम कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें A और B रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं C और D। तो रिएक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लेते हैं। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो आपको ये डबल हाफ हेडेड एरो रिप्रेजेंट हुए नज़र आ रही है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, यानी कि इसमें इक्विलिब्रियम सस्टेन है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो हम एट इक्विलिब्रियम का कोई रिएक्शन लेंगे, हम यहाँ जनरल रिएक्शन ले रहे हैं और उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
The active masses of A, B, C and D are represented by A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हम एक्टिव मेस को स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो हमने जो ए बी और सी था इसकी एक्टिव मेस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए स्क्वायर ब्रैकेट, बी स्क्वायर ब्रैकेट, सी स्क्वायर ब्रैकेट एंड डी स्क्वायर ब्रैकेट, इनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रॉम लॉ ऑफ मेस एक्शन, law of mass action से we know that the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactant। हम जानते हैं law of mass action से कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट या स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर rate of forward reaction is directly proportional to the reacting substances। reacting substances कौन सी हैं? A और B, product of molar concentration of reactants या product of molar concentration of reactants के जो forward reaction है वो directly proportional है। तो स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हम शॉर्टकट मेथड से RF लिख सकते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। स्टूडेंट्स जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और साथ में इक्वलिटी की सिंबल लगाते हैं। तो जो RF है यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो गया है किसके? KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो KF इस्तेमाल हुआ है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने इस्तेमाल किया है उसको क्या कहते हैं? वेयर KF रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली rate of reverse reaction is directly proportional to the product of molar concentration of product। स्टूडेंट जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर जो प्रोडक्ट होंगे वो एक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है उसको हम R और सबस्क्रिप्ट में हम स्मॉल r लिख लेते हैं जो कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है। सो स्टूडेंट्स हम अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और उसकी जगह एक इक्वलिटी सिंबल और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। वेयर KR रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, जो KR है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट को। We know that at equilibrium the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, so we can write it mathematically as। स्टूडेंट हमने कहा था कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। सो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। So rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। From equation 1 and 2 हम जानते हैं कि जो rate of forward reaction है वो बराबर है KF into concentration of A into concentration of B is equal to जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो किसके बराबर है? KR into concentration of C into concentration of D। On rearranging this equation we get, स्टूडेंट्स ये जो KF है इसको इधर ही छोड़ दें और KR को इधर ले आएंगे तो ये KF और KR के नीचे जो KR है वो KF के नीचे डिवाइड हो जाएगा और जो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B है उसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट KF by KR is equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B। As we know that स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट होता है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही मिलती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप गौर करें तो ये जो KF और KR ये दोनों कांस्टेंट हैं। जो KF है वो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड जो KR है वो रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। सो स्टूडेंट्स ये दोनों कांस्टेंट जब आपस में डिवाइड होंगे तो हमें एक अनदर कांस्टेंट दे देंगे जिसको हम कहते हैं KC।
KC जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। स्टूडेंट फिर KC is called the equilibrium constant and its unit is different for different reactions. Student KC will have no unit if the molar concentration of reactants and products are the same. Student KC की उस रिएक्शन के लिए कोई भी यूनिट नहीं होगी जिसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।